आप सभी का स्वागत है वैसे एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। वन शॉट वीडियो जो होगा काफ़ी कम टाइम में और ज़्यादा टॉपिक को कवर करने की कोशिश होगी हमारी। वीडियो एंड तक देखें। इसकी स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहें तो 1x 2x जो भी है उस पर भी आप देखें, और लेकिन एंड तक देखिए। आपके लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, या आप पढ़ चुके हैं पहले से तो उसके बाद आपको एक बार रिवाइज करने में ये काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होगा। काफ़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश होगी और लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगा और वन शॉट वीडियो होगा ये। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है आपका साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन जैसा कि चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो ये मैटर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये क्लास बाइलिंगुअल होने वाला है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके जो एनसीईआरटी है और दूसरी तरफ सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग या उसके बेस पे ही ये इस वन शॉटर को, इस नोट्स को भी हमने तैयार किया। ठीक है, तो मैटर के बारे में समझेंगे। मैटर क्या है? तो मैटर होता है एनीथिंग्स दैट हैज़ मास और ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी जिसके पास मास है और वो जो स्पेस वो ऑक्यूपाइज करता है वो मैटर कहलाता है। एग्जांपल के लिए हम लोग देखें तो एयर है, वाटर है, आइस है, चेयर है, एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरी भाषा में अगर और समझे इसको तो एवरीथिंग अराउंड अस लिविंग हो और नॉन लिविंग। ठीक है, हमारे आसपास के कुछ भी जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो सब के सब मैटर से ही बने हुए हैं, मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के नेक्स्ट में जो टॉपिक है मैटर का फिजिकल नेचर समझेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें भी सबसे पहला जो है वो समझेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर जो है किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। वो पार्टिकल्स किससे होंगे? वेरी स्मॉल होंगे, इनविजिबल टू नेक्ड आइज भी हो सकते हैं, कैन बी प्रूव्ड बाय द डिफ्यूजन के थ्रू इसको प्रूव भी किया जा सकता है। तो ये मैटर के पहला प्रॉपर्टी जो होगा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स के बने हुए थे, पहला प्रॉपर्टी है। और वो पार्टिकल्स के नेचर की बात करें तो वो स्मॉल होगा, इनविजिबल टू नेक्ड आइज हो सकता है, कैन बी प्रूव्ड बाय द डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ इसके अगर एग्जाम्पल को हम लोग समझे तो एग्जाम्पल होता है कि स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम। ठीक है, परफ्यूम को हम लोग एक जगह पे कहीं पास छिड़काव कर रहे हैं लेकिन वो पूरे रूम में स्प्रेड हो गया, फैल गया। इसका मतलब क्या है? हुआ डिफ्यूजन हुआ है। और ये डिफ्यूजन के कारण से ही कहीं और जगह पे जहाँ पास एक कॉर्नर पे, मान लीजिए इस रूम के इस कॉर्नर पे परफ्यूम को मारा गया है तो इस कॉर्नर पे भी उसको फील किया जा सकता है, स्मेल किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये परफ्यूम से जो पार्टिकल्स हैं वो एयर पार्टिकल्स जो आसपास में सराउंडिंग में है उसमें डिफ्यूज होगा और डिफ्यूजन के कारण से ये यहाँ तक आकर के यहाँ पास जो लोग हैं उन तक भी ये स्मेल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डिफ्यूजन है। और दूसरी तरफ आगे समझे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, और दे हैव काइनेटिक एनर्जी दैट इंक्रीज विथ द टेम्परेचर। और इसके पास जब मूव करेगा तो मूवमेंट के कारण से कौन सा एनर्जी होता है? तो मूवमेंट के कारण से काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, के ई से इंडिकेट करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा भी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देगा टेम्परेचर को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डेट इंक्रीज विथ द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। थर्ड जो इसका जो फीचर है, फिजिकल फीचर, उसमें देखेंगे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है जिसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं, या इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, जिसका कारण से वो एक दूसरे की ओर खींचा हुआ रहता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज करता है किस पे? तो उसके स्टेट्स पे, स्टेट्स ऑफ मैटर पे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वो सॉलिड में होगा, जिसके कारण से उसके जो वो डेंस होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है। जब हम आगे सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज को समझेंगे तो उसमें और भी डिस्कस किया जाएगा। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्ट ऑफ मैटर। अभी फिजिकल फीचर हमने देखा, अब कैरेक्टरिस्ट ऑफ मैटर को हम लोग समझेंगे। पहला कैरेक्टरिस्ट है कि हैव अ स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है ये पार्टिकल्स है, ये मैटर है, ये इसके बीच में पार्टिकल्स थी, इसके बीच में स्पेस भी होता है। ठीक है, इसके बीच में स्पेस भी होता है। अभी ऊपर में हमने पढ़ा कि फोर्स होता है, तो यहाँ पास अब समझना है कि स्पेस भी होता है। ठीक है, जब अभी हमने डिफ्यूजन की बात किया था ऊपर में, तो डिफ्यूजन में क्यों डिफ्यूजन हुआ था? वो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो इसी स्पेस के बीच में तो आते हैं, और जिसके कारण से कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, जिसके कारण से एक जगह से दूसरी जगह पे वो फील कर पाते हैं, उसको स्मेल कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा है मूव कंटिन्यूसली।
ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। तीसरा करेक्टरिस्टिक है कि अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी हमने डिस्कस कर दिया है। और ये पार्टिकल्स स्मॉलर इन साइज होंगे, काफ़ी छोटे साइज में होंगे, ये भी याद रखिएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग देखेंगे। मैटर में जनरली अभी तक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स हैं, लेकिन इन क्लास 9th यहाँ पर हम लोग को समझना है कि मैटर के टोटल 5 स्टेट होते हैं। ठीक है, 3 स्टेट में अगर बात करें तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो पहले इन तीनों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है इसके बारे में, प्लाज्मा है 4th स्टेट आपका प्लाज्मा, और 5th स्टेट जो है आपका वो है बीईसी। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे शॉर्ट में ही। ठीक है, विशेष से उसका डिटेल्स में आपके जो पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है 11th में। ठीक है, यहाँ पास हम लोग देखेंगे सॉलिड को समझेंगे कि सॉलिड क्या है। तो सॉलिड को सबसे पहले तो स्टेट देखेंगे, फिर उसके शेप देखेंगे, उसके वॉल्यूम देखेंगे, उसकी कंपोसिबिलिटी देखेंगे, उसके बाद फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी देखेंगे। अगर हम बात कर ले सॉलिड की, तो सॉलिड जो आपका होता है स्टेट, सॉलिड स्टेट में शेप जो उसका होता है वो डिफिनिट होता है, वॉल्यूम भी डिफिनिट होगा। ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो वो नेग्लिजिबल होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी स्ट्रांग होगा। रीजन क्या है कि उनके बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण से इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ज़्यादा रहने के कारण से स्पेस कम रहेगा। ठीक है, और ये ज़्यादा रहने के कारण से ही इसका जो शेप है वो डिफिनिट भी होता है, वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। दूसरी तरफ हम लोग अगर लिक्विड को समझे तो नो डिफिनिट शेप होगा, वॉल्यूम जो है आपका इसमें डिफिनिट होगा, डिफिनिट वॉल्यूम डिफिनिट होगा, लेकिन शेप जो है वो डिफिनिट नहीं होगा। पहले चीज़ याद रखिएगा लिक्विड का। रीजन समझिए, एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, क्योंकि एक ग्लास वाटर है, एक ग्लास का वाटर है, तो उसको अगर दूसरे कोई बर्तन में हम लोग, दूसरे कोई यूटेंसिल में अगर डालते हैं तो वो उसका शेप ले लेगा। ठीक है, शेप फिक्स नहीं है। ये ऐसा नहीं कि दूसरे बर्तन में या दूसरे यूटेंसिल में अगर डालते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन शेप बदलता रहेगा। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये इसमें स्मॉल होगा। इंट्रामोलिकुलर फोर्स की बात करें तो मॉडरेट होगा, क्योंकि इसके बीच में स्पेस थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तीसरा स्टेट से हमारा गैस। गैस की बात करें तो इसमें जो शेप होता है वो डिफिनिट, कोई भी शेप डिफिनिट नहीं है इसमें। ठीक है, डिफिनिट शेप नहीं होगा इसमें, साथ ही साथ वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होगा, याद रखिएगा। डिफिनिट की बात करें, शेप एंड वॉल्यूम डिफिनिट किस में होगा, सॉलिड में होगा। लिक्विड में क्या होगा कि डिफिनिट वॉल्यूम तो होगा लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होगा। गैस में क्या है कि कोई भी डिफिनिट नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हाई होगा इसमें, और इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो वो वेरी वीक होगा, और वीक होने के कारण, इंट्रामोलिकुलर फोर्स वीक होने के कारण ही कंप्रेसिबिलिटी इसमें हाई होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक बढ़ेगा तो सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स कमेगा तो यहाँ पर कॉम्प्रेसिबिलिटी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, इस जगह के यहाँ पर सिचुएशन बनेंगे। नेक्स्ट में जो टॉपिक है हमारा इंटरकन्वर्सेशन, सॉरी प्लाज्मा और बीसी जो रह गया आपका, वो भी हम डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। प्लाज्मा की बात करें तो जो गैस पार्टिकल्स है जब ये आयोनाइज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, तो देन उस केस में उस स्टेट को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और वही आयोनाइज पार्टिकल्स जब कंडेंसेट हो जाएगा तो वो हम लोग समझते हैं बीईसी के नाम से, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से। ठीक है, विशेष उसके बारे में 11th क्लास में आपको पढ़ना है। इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय द चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। तो मैटर को जो है दूसरे रूपों में भी परिवर्तित किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। किसके थ्रू? इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर बेहद इंपॉर्टेंस रोल निभाएगा। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझ के उसके बाद फिर हम लोग प्रेशर को भी देखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझिए मैटर के लिए, तो पहला है इसमें कि ऑन हीटिंग पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड ओवरकम अट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम कोई मटेरियल को हीट देंगे लगातार, यहाँ पास हीट दे रहे हैं, इसको लगातार हीट दिया जा रहा है स्टोव के थ्रू। ठीक है, इसमें कोई इसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था, जो ऊपर में हमने एक फोर्स पढ़ा है कि पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है, वो फोर्स जो है वो थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से हम लोग देते जाएंगे, इसके कारण से क्या होगा कि स्पेस भी बदलेगा, स्पेस भी बढ़ेगा उसके बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर थ्रू हम लोग समझे तो सबसे पहला एग्जाम्पल आइस है आपका। आइस को हीट दिया जाएगा, आइस को अगर टेम्परेचर मिलता है तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है, और वही वाटर को फिर वापस से हीट देते रहेंगे तो वो स्टीम में भी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वेपराइज हो जाएगा। दूसरी तरफ सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, इसके लिए मेल्टिंग के कारण से ये होगा,
मेल्टिंग होगा या फ्यूजन भी कर सकते हैं, इसके कारण से होगा। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड गैस में होगा, ये वेपोराइजेशन के कारण से होगा। तो ये सारे टेम्परेचर के इफेक्ट को हमने पढ़ा है यहाँ पास, ठीक है। अब थोड़ा प्रेशर को भी डिस्कस कर देते कि प्रेशर का इफेक्ट कैसे रहता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें, जो आपका फीडबैक होगा ना, एक चीज़ और बता दें कि आपका जो फीडबैक होगा वो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ज़्यादा तेज़ तो नहीं लगाना ये क्लास, क्योंकि हमारा कोशिश है कि कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, तो इसलिए ये थोड़ा सा तीव्र गति से ये वीडियो चल रहा है, ये लेक्चर चल रहा है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें, इसमें क्या है कि पहला है कि बाई अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। आपने CNG LPG का नाम सुना है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो इसमें सिंपली कहा गया कि प्रेशर अगर अप्लाई करिएगा तो गैस को सिंपली लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो लिक्विफिकेशन के नाम से जानते हैं। लिक्विफिकेशन पूछा जाएगा, लिक्विफिकेशन क्या होता है, तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। अब थोड़ा समझेंगे कुछ और टर्म्स को, चेंज ऑफ स्टेट और की टर्म्स के बारे में, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट की टर्म्स है, प्रोसेस देखेंगे, उसमें चेंजेस देखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहला है चेंज ऑफ स्टेट में मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन, जो अभी ऊपर हमने देखा था। तो मेल्टिंग में चेंजेस में आप समझ लीजिए कि सॉलिड जो है जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में चेंज करेगा, तो ये प्रोसेस तो आपका मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। इसका एग्जांपल है आइस, और आइस से कन्वर्ट होकर के वाटर बनेगा। दूसरा प्रोसेस हम लोग समझते हैं फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग में क्या होगा कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड आपका सॉलिड में चेंज होगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल इसका है वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में, ठीक है, वाटर कन्वर्ट होगा आइस में। तीसरा आपका है वेपराइजेशन या बॉइलिंग की बात कर ले, ठीक है। एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है ना, जो मेल्टिंग हो, फ्रीजिंग हो, वेपराइजेशन हो, कंडेंसेशन हो, सब्लिमेशन हो, डिपोजिशन हो, ये सारा का सारा एक सर्टेन टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे होगा। वेपराइजेशन बॉइलिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा कि लिक्विड गैस में चेंज होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर जो कन्वर्ट होगा स्टीम के रूप में। अगला प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका एग्जांपल क्या है, स्टीम से वाटर का बनाना, ठीक है, स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होना। सब्लिमेशन प्रोसेस, जो इसको हिंदी में ऊर्ध्वापतन कहते हैं, हालांकि आपको हिंदी की उतना बेहद जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझना चाहते हैं तो ठीक है। कंडेंसेशन को संघनन करते हैं, वेपराइजेशन को उष्माकरण या उष्मीकरण ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सब्लिमेशन में देखें कि सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड नहीं बनेगा, वो डायरेक्टली गैस बनेगा। तो इसमें आपका जो एग्जांपल है कैम्फोर है, कपूर जो पूजा के टाइम पे हम लोग जलाते हैं ना, वो आपका है। नेप्थलीन है, नेप्थलीन भी आपका इसमें है। कहीं कहीं पास इसका नेप्थलीन फेनेप्थलीन भी लिखता है, तो दोनों एक ही बात है आपका, दोनों इसमें एसिड बेसन सॉल्ट जब आप पढ़िएगा उस चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो दोनों सब्लिमेशन प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दूसरी तरफ डिपोजिशन की बात कर लें तो डिपोजिशन जो है गैस से सॉलिड का कन्वर्ट होना, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने के, यानी फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन जो होता है ये आपका डिपोजिशन के कारण से ही तो होता है, डिपोजिशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। तो ये प्रोसेस हमने देख लिया। अब थोड़ा इंपॉर्टेंस समझ ले टेम्परेचर का, ठीक है। अभी हमने जो प्रोसेस समझाया तो उसमें बताया कि सब एक सर्टेन टेम्परेचर पे होता है, तो इंपॉर्टेंस समझ लीजिए टेम्परेचर का। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी वाटर को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर के जाएंगे तो देन उस केस में आपका क्या होगा, वो सॉरी उल्टा हमने बोला, वो तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका हो गया वाटर को लेकर के गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका आइस का 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस आपका इसका होता है। लैटेंट हीट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लैटेंट हीट क्या होता है, तो देखिए द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट विदाउट अ टेम्परेचर चेंज, ठीक है। इस स्टेटमेंट को यहाँ से जो आपको दिया गया है इसको समझना है कि टेम्परेचर को चेंज किए बिना, ठीक है, और जो हीट रिक्वायर्ड होता है स्टेट चेंज करने के लिए वो लैटेंट हीट कहलाता है। अब वाटर को बॉयल कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक दे चुके हैं, वो बॉयल होना शुरू हो चुका है। इसके बाद वो कन्वर्ट भी अब हो रहा है, गैस में हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब जो रिक्वायर्ड है उसको स्टेट चेंज करने के लिए वो आप हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर को बिना चेंज किए हुए। तो ये आपका प्रोसेस, ये जो हीट होगा वो आपका लैटेंट हीट होगा, गुप्त ऊष्मा इसको हिंदी में कहते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो इसका एग्जांपल है आइस से वाटर को कन्वर्ट करना, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो इसका एग्जांपल है कि वाटर से आप स्टीम को बना रहे हो, वो स्टीम में कन्वर्ट करना, तो ये आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पास होता है। इवोपोरेशन की बात करें,
बाष्पीकरण क्या होता है, डिफरेंट डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रोसेस बाई विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कि प्रोसेस क्या है, कौन सा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो लिक्विड आपका लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा। लिक्विड वेपर में चेंज होगा तो ये प्रोसेस आपका इवेपोरेशन कहलाएगा। कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है उसके बारे में समझेंगे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करेगा। उसमें समझिएगा कि अगर पहला है कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो उसमें भी इवेपोरेशन बढ़ेगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा इस टॉपिक को, यहाँ पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड का स्पीड बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, इवेपोरेशन घट जाएगा। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है कि ह्यूमिडिटी बढ़ने पे इवेपोरेशन पे क्या अफेक्ट आएगा। वो ह्यूमिडिटी जब बढ़ाएंगे ना, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाएगा, आर्द्रता जब बढ़ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स जब एयर में बढ़ जाएंगे तो इवेपोरेशन जो है वो घट जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन आपका घट जाएगा, यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका और समझे, एग्जांपल्स के थ्रू समझे कुछ जो डेली लाइफ में हम लोग कर रहे हैं और जहाँ पास इवेपोरेशन आ रहा है, हो रहा है। ठीक है, अगर कर रहा है तो उसमें समझेंगे। सबसे पहला है आपका क्लॉथ इज ड्राई फास्टर ऑन अ सनी डे। ठीक है, सनी डेज में आपका जो क्लॉथेज है वो जल्दी सूखता है। रीजन क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर के वो जो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं उस क्लॉथेज में वो जल्द से जल्द इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है इर्थन पोर्ट कूल्स वाटर। ठीक है, ड्यू टू इवेपोरेशन, यानी कोई भी मिट्टी वगैरह का जो बर्तन होता है जिसमें हम लोग पानी वगैरह रखते हैं तो वो ज़्यादा ठंडा रखता है। रीजन क्या है कि वो इवेपोरेशन जो है ज़्यादा करता है, जिसके कारण से वो ठंडक महसूस होता है। आपकी बॉडी से भी स्वीट यानी पसीने जो निकलते हैं तो वो भी आपका इवेपोरेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आपको कूल जैसा महसूस भी होता है। कूलिंग इफेक्ट को हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग टेम्परेचर को भी समझेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, प्रेशर का इफेक्ट देखा है, अब कूलिंग इफेक्ट को ऑफ इवेपोरेशन देखेंगे। व्हेन इवेपोरेशन अकर, ठीक है, व्हेन इवेपोरेशन अकर द पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। ठीक है, जब इवेपोरेशन होता है, ठीक है, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करता है हीट को सराउंडिंग से और वो सराउंडिंग को कूल बनाता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो रबिंग अल्कोहल फील्स कूल। ठीक है, अल्कोहल्स को रबिंग करने पे वो कूल महसूस करवाएगा। स्वेटिंग कूल्स द बॉडी। ठीक है, पसीना जितना ज़्यादा जिसके बॉडी पे चल रहा है उसको ज़्यादा ठंडक महसूस भी होगा। तो ये है मैटर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप को हम लोग देख ले। ठीक है, मैटर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप को देख लें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज विद द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग मोशन एंड डिक्रीजिंग अट्रैक्शन। ध्यानपूर्वक समझिए इसको टॉपिक को। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हाफ एम बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। एम क्या है तो मास है आपका, भी आपका वेलोसिटी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स इंक्रीज विद द टेम्परेचर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स का वो बढ़ता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। इंक्रीज विथ मोशन एंड डिक्रीज विथ अट्रैक्शन, यानी मोशन बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, लेकिन अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये सॉरी घटेगा तो देन उस केस में ये आपका जो है काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं जो ऊपर हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा और ये लास्ट हो जाएगा आज के इस लेक्चर का। ठीक है, कितना शॉर्ट में रखने की कोशिश किया है हमने, थोड़ा सा समराइज करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रियल लाइफ एप्लीकेशंस के भी देखेंगे। समराइज करते हैं प्रॉपर्टी का। शेप और वॉल्यूम की बात करें, शेप और सॉल्यूम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड में हमने देखा था फिक्स होगा। ठीक है, लिक्विड में क्या होगा, जो ऊपर में हमने डिफिनेट पढ़ा ना वही चीज़ हम यहाँ पर फिक्स लिख दे रहे हैं। ये फिक्स भी आपको याद रखिएगा कि सॉलिड में शेप आपका फिक्स रहेगा, वॉल्यूम आपका फिक्स रहेगा। लिक्विड में आपका फिक्स नहीं रहेगा शेप और लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। गैस में कोई भी फिक्स नहीं रहेगा। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड में नेग्लिजिबल है कंप्रेसिबिलिटी। दूसरी तरफ लिक्विड में बात करें तो स्लाइट रहेगा, थोड़ा रहेगा, और गैस में बात करें तो हाई रहेगा। फ्लो की बात करें तो सॉलिड कांट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, लिक्विड फ्लो करेगा इजीली, और गैस से फ्लो करेगा फ्रीली। ठीक है, याद रखिएगा। इंट्रामोलिकुलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में कम होगा, लिक्विड में ज़्यादा, थोड़ा सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा होगा, और गैस में सबसे ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होगा, लिक्विड में आपका मॉडरेट होगा, और गैस में आपका वीक होगा। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में देख ले तो ऑलरेडी ऐसे इसके बारे में भी डिस्कस कर दिए, एलपीजी सीएनजी के बारे में ऊपर में ही हमने। और वाटर साइकिल भी एक है, वाटर साइकिल जिसमें इवेपोरेशन भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है, प्रेसिपिटेशन भी होता है, ये सारा होता है। क्लाउड का फॉर्मेशन भी आपका
एक्सचेंजेज है, वाटर वेपर कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में आता है। तो ये कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे, जो आई होप कि आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, कैसा लगा ये आज का ये लेक्चर? और रिवीजन के पर्पज से था, काफ़ी शॉर्ट में कोशिश थी हमारी आपको रिवाइज करवा दिया जाए। ये लेक्चर का मज़ा तब आपका आएगा जब आप ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और दोबारा में जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उससे ज़बरदस्त आपको रिवीजन हुआ होगा। और फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वेस्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, फीडबैक। धन्यवाद आप लोग का।